राय साहब के पास हम आते हैं, और जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही कि देखिए, अब्दुल गफूर साहब जो है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तब ओवैसी साहब कहाँ थे मुझे नहीं पता। महाराष्ट्र में भी अनतुल्य मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहाँ राणे कह रहे हैं कि 10% ही मुसलमान है या जितना भी है, लेकिन यहाँ भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रह करके कितना बदलाव किया, हिंदू इतने सारे मंत्री बने, नेता हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तो हिंदुओं का कितना हित सध गया, वो हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन राय साहब, ये जो संविधान ने जो कहा है वो नागरिक के तौर पे देखा है। संविधान ने जेंडर के तौर पे भी नहीं देखा, और संविधान ने रिलीजन के तौर पे भी नहीं देखा है। संविधान ने सिर्फ ये देखा है कि इस देश का नागरिक है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, और बने भी है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। तो ये जो इस तरह की बातें जब उभारी जाती है, चाहे महिला को लेकर के बात की जाए, चाहे धर्म को लेकर के बात की जाए, इसमें जिस तरह से सांप्रदायिक पूरा वातावरण बनाया जाता है, चाहे जो पक्ष ले रहे हैं महिला का, चाहे वो जो महिला के खिलाफ बोल रहे हैं, दोनों में, जैसे वो जो नुसरत की बात कर रही थी अंशु जी, उनके परिवार वालों ने कहा कि अब ये नौकरी नहीं करेगी, और नौकरी नहीं कर पाई, शायद उसको ज्वाइन नहीं करनी। आवाज नहीं आ रही। उन्होंने नौकरी अब ज्वाइन कर ली है, नौकरी ले ली जी है उन्होंने, जी नौकरी जी, ज्वाइन कर ठीक लिया है, ये ठीक बताइए। है। लेकिन उस पे काफी दबाव रहा कि आपको नौकरी नहीं ज्वाइन करना है, जी कलकत्ता भेज जी दिया, जी वगैरह वगैरह। जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर जी उनको करवाया, ऐसा हो सकता है, पर जी, बिल्कुल करवाया गया, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल। थैंक यू अंशु जी। तो अब इसमें सारा का सारा जो हमारा समाज का जो पूरा दिखता है, या जो पॉलिटिक्स का दिखता है, वो जेंडर वाइज दिखता है या रिलीजियस वाइज दिखता है। उसमें कहीं नागरिक नहीं दिखता है जो संविधान की बात करते हैं। और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है सारा का सारा वो सांप्रदायिक बेस पे लेके चली जाती हैं, और बीजेपी जब से आई है तब तो पूरा खेल ही सांप्रदायिकवाद पे हो रहा है। आप इसको संविधान के जरिए से आप देखें कि एक आप एडवोकेट हैं, तो इस पे क्या कानूनी तौर पे रोक नहीं लगाई जा सकती है? क्या सुओ मोटो इस तरह की बातों पर सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती है, या अदालत या कोई जनहित याचिका दायर करके इस पर बात नहीं की जा सकती कि भाई अब कर क्या रहे हो? सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल करके आप नागरिक जो संविधान ने बनाया है, उसको आप हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, फलाना ढिमकाना करते रहे। भाई साहब, आप उस दौर में इस बड़ी बहस को सामने लाएं जिस दौर में हमारे संविधान की जगह पे एक दूसरे संविधान के बनाने की बात चल रही है। और ये ओवैसी साहब की बात को सिर्फ ओवैसी साहब के उस बात तक न सीमित करिए, इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य देखिए। बहुत भयावह स्थिति है। आज दो चीजों से हमारा सामना हुआ इलाहाबाद में। एक तो टीवी पर हमने देखा कि हर की पौड़ी में और गंगा सेना और हिंदू सेना के लोग एक एक व्यक्ति का आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र में कोई हिंदू न गैर हिंदू न आ सकता है, न कुछ बेच सकता है, न गंगा जी में नहा सकता है, न यहाँ भ्रमण कर सकता है। ये माहौल बना हुआ है हर की पौड़ी में गंगा पूजन के समय। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने धार्मिक नगरियां हैं, वो अयोध्या हो, बनारस हो, काशी हो, इलाहाबाद हो, चित्रकूट हो, मथुरा हो, उस पे इनका भारी इन्वेस्टमेंट है। उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। तो आज उन्होंने स्नान भी किया और कहा कि यह देश जो है सनातन धर्म के आदर्शों और आचरणों पर स्थापित होगा, और यहाँ पर 80% लोगों को वो अधिकारी दिए जाएंगे जो इस देश के नागरिक को मिलता है, और 20% लोगों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो आप इस देश उस 80% में भी वो जो 80 में भी जो 50% है, 60% है, वो दोयम दर्जे के नागरिक होंगे या तीसरे दर्जे के नागरिक होंगे, जो दलित होंगे, जो पिछड़े होंगे, जो आदिवासी होंगे, जो महिलाएं होंगी। क्योंकि इनके संविधान में, जिस संविधान का मूल मंत्र इनकी मनुस्मृति है, उसमें जातियों के आधार पर भी शक्तियों का वर्गीकरण है। तो जहां पर मुस्लिम समुदाय को पिछले कुंभ में आपने देखा ही कि हरिगिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे,
उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम मुसलमान को घुसने ही नहीं देंगे कुंभ में और मुसलमान को कुछ बेचने नहीं देंगे, यहाँ तक कि कोई ट्रक आएगा तो उसका क्लीनर भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। और 29 नवंबर को जब भगदड़ हुआ, जब सैकड़ों लोगों की मौतों की खबर आने लगी, जब अफरा तफरी फैल गई, तो कोई मंदिर और कोई धर्मशाला नहीं खुला और इलाहाबाद के जितने मस्जिद हैं, जितनी दरगाहें हैं, जितने मदरसे हैं और जितने भी मुसलमानों को उस इलाके में अटाला, खुलदाबाद, नूरुल्लाह रोड के मकान थे, उन्होंने घर को खोल दिया। आप मुसलमान को कुंभ में घुसने नहीं दे रहे और मुसलमान आपको अपनी मस्जिद में पनाह दे रहा है, खाना खिला रहा है, नहाने का इंतजाम कर रहा है। तो अगर मुसलमान इस बात को उठा रहा है, ओवैसी साहब निश्चित रूप से ओवैसी साहब के सार्वजनिक सभाओं में दिए गए मंतव्यों की बड़ी आलोचना होती है, मैं भी आलोचना में आपके शामिल हूं, लेकिन ओवैसी साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंटेरियन भी है। सदन में दिए गए उनके भाषणों पर एक बार विचार लोग करते हैं कि कितनी गंभीर बातें, एक या दो सांसदों वाली पार्टी का आदमी जो 2-2.5 मिनट का समय मिलता है और 3-3.5 मिनट में कुछ बातें बहस के लिए छोड़ जाते हैं। तो हिजाब से हम लोग इतना क्यों डर रहे हैं? हमने अभी वो समाज तैयार कहाँ किया है कि लड़कियां खुद कहें कि आप हम हिजाब नहीं पहनेगा, और जो लड़कियां नहीं पहन रही हैं, जो घूंघट नहीं लगा रही हैं, बस उनको तो समाज भी स्वीकार कर रहा है और परिवार भी स्वीकार कर रहा है। हर धर्म में जब तक कि सुधार आंदोलन नहीं हुआ तब तक उस धर्म में रूढ़ियां खत्म नहीं हुई। इस्लाम में भी हुआ, हिंदू धर्म में भी हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी हुआ, हर जगह राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद और इतने समाज सुधारक पैदा हुए। हिंदू धर्म, अपने धर्म के बारे में हम सोचते हैं तो हमारा सर तो और नीचे झुक जाता है कि हम तो सती प्रथा, राजा के समय रानियां ही नहीं जलाई जाती थी, नौकरानियां भी जलाई जाती थी, कि उनके रानियों के साथ जितनी नौकरानियां थी उनके पति जिंदा उनको जला दिया जाता था सती प्रथा में। हिजाब का 2 पार्ट है, एक तो रिलीजियस पार्ट है, मैं उस पर क्योंकि मेरा दिमाग हिसाब पे नहीं है, फिर भी मैं ये बता दूं, चूंकि इकरा हसन भी इस बीच भी एक फैक्टर है हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो इकरा हसन कहती है कि साहब हमारे धर्म में कहते हैं कि भाई औरत को पर्दा एक करना चाहिए, लेकिन हमारा ये कल्चरल पार्ट भी है कि हम माथे पर आंचल रखते हैं। जो गुर्जर नेता हैं, जो हिंदू गुर्जर नेता, वो कहते हैं जी इकरा हसन मुसलमान कहाँ है, वो तो गुर्जर है, उसके माथे से तो कपड़ा हटता ही नहीं है, वो तो हमारे समाज की लड़की है। तो वो उसको कल्चरल पार्ट के रूप में रखती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस धूलिया ने जो कहा था कि हम हिजाब रहेगा या हिजाब नहीं रहेगा इससे चिंतित नहीं है, लड़कियों का राइट टू एजुकेशन रहेगा कि नहीं रहेगा ये मेरे लिए चिंता का विषय है। तो ये हम नहीं इजाजत देंगे कि अगर हिजाब पहन के जा रही तो हम कक्षा में घुसने नहीं देंगे, परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। हिजाब पहन के इकरा हसन दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूलों में फर्स्ट डिवीजन पास करती रही, पोजीशन पाती रही, इंग्लैंड से जाके लॉ किया। तो वो बेहतर है कि घूंघट पहन के घर में जाता पीसने वाली महिलाएं बेहतर है। तो आप महिला को शिक्षा देगा कि नहीं? शिक्षा देगा तो खुद अपने बराबरी का हक छीन लेगी। आज इकरा हसन को मैं इसलिए प्रतीक बना रहा हूं कि वो हिजाब भी पहनती है, सर पे वो आंचल भी रखती है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी है। तो आप महिला को अवसर नहीं देंगे और कहेंगे साहब हिजाब और बुर्के और घूंघट की वजह से ये पिछड़ी जा रही। अरे एक बार पढ़ाइए उसको, एक बार साइंस पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी पढ़ाइए। आखिर वो हमारी जो बहन उसमें सोफिया कुरैशी आखिर पढ़ी लिखी थी, तभी तो वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ाती है और आर्मी के उस सेंसिटिव समय में पूरे देश को ब्रीफ कर रही थी कि हमारी लड़ाई में हम कहां तक आगे बढ़े हैं। और तीसरी चीज है कि क्यों न हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बने साहब। हिजाब का मतलब कोई एक स्त्री, एक अल्पसंख्यक समाज की स्त्री क्यों न प्राइम मिनिस्टर बने। पहली बात तो है कि जो आर्टिकल 79 से लेकर
और 98 तक जो पार्ट 2 है, जो पार्लियामेंट है, उसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा ही नहीं हुआ है। ये तो मोदी जी की गिमिक है कि वो कहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, आपके पास मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं है। अरे साहब, चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुनाव देते हैं इस देश के नागरिक जिनका अंदर अर्हता होती है चुनाव में वोट देने की, लड़ते हुए हैं वो देश के नागरिक जिनके अंदर अर्हता एलिजिबिलिटी होती है चुनाव लड़ने की, और जो जीतते उन्हीं में से अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का तो जिक्र है, वाइस प्रेसिडेंट का भी है, स्पीकर का भी है, लेकिन पार्लियामेंट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री चुना जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी, हिजाब वाली प्रधानमंत्री चुनी जाए। सिंबॉलिक का भी एक महत्व होता है, जो क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन एक बहुत, अंबेडकर साहब ने इसको कहा कि रिप्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद रिफॉर्म। हमारे में क्या है कि जो दलित पिछड़ी जातियों ने रिप्रेजेंटेशन को सब मान लिया। सपना यह था कि जो रिप्रेजेंट करने के लिए आईएएस हो जाएगा वो अपने समाज के लोगों को शिक्षा की तरफ घसीट, अपने गांव के तमाम दलितों को, चमारों को, पासियों को कहेगा कि तुम लोग स्कूल चलो, ये प्रेरित करने का। हुआ यह कि जो आईएएस हो गया वो अपने गांव जाना छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने बगले पर लोगों को बुलाना छोड़ दिया। तो लेकिन सिंबॉलिक का भी आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री होने के बाद शिक्षा में रिजर्वेशन आया, नहीं तो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर। शिक्षा में रिजर्वेशन के चलते पिछड़ी जातियों के लड़के हॉस्टलों में आए, यूनिवर्सिटीज में आए और अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। तो यह जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी आप देखिएगा कि इससे भी, इसका भी सामाजिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जितना मायावती जी जब से मुख्यमंत्री हुए, मायावती जी के चलते लैंड रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पट्टा की जमीनें दलितों को मिली, एससी एसटी के मुकदमे लगने शुरू हुए, और दलित जो है थाने में जाने की हिम्मत करने लगा अपने एट्रोसिटीज के खिलाफ। दलित के पर यह नहीं था कि जो हम लोग क्या कहते थे कि चमरौटी में जाके बता दिया जाता है आप लोगों को वोट दे जाने की जरूरत है, आपका वोट पड़ जाएगा। मायावती और काशीराम ने उस समीकरण को बदल दिया। इसको अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, समझते हैं, तो इसका भी एक जमीनी प्रभाव दिखता है। वो किस तरह से बदलेगा आप देखिए। 23 साल कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहां पर बंगाल में जितना उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया वो उतना किसी ने नहीं किया। तो जहां वैचारिक आधार पे है वहां पर एक बड़ा प्रभाव दिखता है, लेकिन जहां सामाजिक न्याय के रूप में जातियों का वर्चस्व है, वो भी जब राज सत्ता में आते हैं तो अपने समाज के लिए कुछ युगांतरकारी परिवर्तन करते हैं। जी आते